हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेज। आप सभी का एजुकेशनल रेज में स्वागत और अभिनंदन है। और अभी तक डियर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो साथियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज की जो हमारी क्लासेस है वो स्पेशल केजीएमयू, बीएचयू और नॉर्सेट 5 के लिए है। और आज मैं जो आपको पेपर करवा रहा हूँ, कल जो आपको मैंने पेपर करवाया था प्रीवियस पेपर है आयोग का, मैं सारा पेपर आयोग का लिया हुआ हूँ और वही पेपर आपको करवा रहा हूँ। यानी कि आज जो आप पेपर सॉल्व करोगे वो पेपर होगा 10 अप्रैल 2022 मेल स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था आयोग के द्वारा, उसी से मैंने पेपर लिया है और आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि चांसेस है कि यही पेपर आपको बीएचयू, केजीएमयू और नॉर्सेट के अंदर यहाँ से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्लास डियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास देखिएगा और पूरी क्लास देखेंगे तो मुझे उम्मीद है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। कौन सी डिसीज है जो कि अगर थायमीन की कमी से होती है। समझ रहे हो? तो अब देखिए यार, इसमें थायमीन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थायमीन के बारे में पूछा हुआ है, तो हमें जानना है थायमीन क्या है। तो जो इसके अंदर थायमीन बताया गया है, थायमीन विटामिन B1 का नाम होता है। याद देखिएगा, किसका नाम है? विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम है बेटा थायमीन। समझ रहे हो? क्या नाम है? थायमीन नाम है। B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन है ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिसीज देखने को मिलती है? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए कि थायमीन की कमी से कौन सी डिसीज देखने को मिलती है। जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। क्या बेटा वेरी वेरी होगा या प्लेग्रा होगा? वेरी वेरी होगा या प्लेग्रा होगा या डर्मेटाइटिस होगा या स्कर्वी होगा? तो देखिएगा, जो बेटा वेरी वेरी है, वेरी समझ रहे हो, ये वेरी होगा। थायमीन की कमी से कौन सा डिसीज़ देखने को मिलता है? वेरी देखने को मिलता है। ये विटामिन B1, जो विटामिन B1 है, इसका जो केमिकल नाम है उसका क्या है बेटा? नाम उसका थायमीन है। समझ रहे हो? जो प्लेग्रा दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये जो प्लेग्रा दिया हुआ है इसको बोलते हैं बेटा B3। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं B3। इसको B3 बोला जाता है। जो स्कर्वी है, ये विटामिन C की कमी से देखने को मिलता है। अरे किसकी कमी से? विटामिन C की कमी से देखने को मिलता है। और जो डर्मेटाइटिस है, ये भी विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलता है। याद रखिएगा, किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? वेरी आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्रोमाइज ऑल स्टेप एक्सेप्ट। पूछा है कि जो लार्ज क्वांटिटी में जो वाटर होता है उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए इसमें से सारे स्टेप तो दिए हुए हैं, एक को छोड़ करके। तो देखिए, जब भी हम लोग वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर प्यूरिफिकेशन करने का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो बेटा फर्स्ट स्टेप होता है वाटर प्यूरिफिकेशन करने का वो होता है आपका स्टोरेज ऑफ वाटर। ये फर्स्ट प्यूरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप है। जो फिल्ट्रेशन होता है ये सेकेंड स्टेप होता है, याद रखिएगा। और जो डिसइंफेक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? थर्ड स्टेप होता है। समझ रहे हो? जब भी हम लोग वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है वाटर को स्टोर करना, सेकंड होता है वाटर को फिल्ट्रेट करना और तीसरा होता है वाटर को डिसइंफेक्शन करना। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा स्केल है जो वाटर को प्यूरिफिकेशन करने में मदद नहीं किया जाता। तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्क्रीनिंग। उसके अंदर स्क्रीनिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन में या लार्ज वाटर इस प्यूरिफिकेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। सारे
सारे स्टेप को यूज किया जाता है। मैंने आपको स्टेप भी बता दिया, क्योंकि कभी कभी इसका एक स्टेप भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि वाटर प्यूरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप बताइए। तो फर्स्ट स्टेप है आपका वाटर स्टोरेज, सेकेंड है आपका फिल्ट्रेशन, थर्ड फाइनली हम क्या करते हैं उसमें मेडिसिन लगा के जो क्लोराइड होता है उसको डाल करके, क्लोरीन को डाल करके क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन किया जाता है। याद रखिएगा डियर, 0.5 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम ये बेटा क्या करता है, 4 या 20 लीटर वाटर को क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है। कितने लीटर को, 20 लीटर वाटर को क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू एग्जामिन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। देखिए ये आपका इमरजेंसी से क्वेश्चन उठाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू एग्जामिन इन द अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। समझिएगा एक पेशेंट है, उसका रोड में एक्सीडेंट हो गया है, समझ रहे हो, तो आप वो अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि वो आपके बातों को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपके स्टिमुलाई को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आप उस समय उसमें फर्स्ट थिंग क्या एग्जामिन करोगे। क्या आप पेटेंसी, आप एयरवे चेक करोगे, या आप हैमरेज चेक करोगे, या आप फ्रैक्चर चेक करोगे, या आप हेड इंजरी चेक करोगे, क्या चेक करोगे। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी इमरजेंसी के केसेस आते हैं हम लोग मेथड यूज करते हैं ए, बी और सी। समझ रहे हो, ABC का मतलब होता है बेटा एयरवे, V का मतलब होता है ब्रीथिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो देखिए अपने पास ऑप्शन क्या है, A नंबर में पेटेंसी ऑफ एयरवे, तो आप क्या चेक करोगे, पेटेंसी ऑफ एयरवे। याद रखिएगा आप क्या चेक करोगे, पेटेंसी ऑफ एयरवे चेक करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हो। दूसरा पैटर्न क्या चेक करोगे आप, ब्रीथिंग, और तीसरा क्या चेक करोगे, उसका सर्कुलेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो चला जाएगा A नंबर, पेटेंसी ऑफ एयरवे। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQ डियर बढ़ते हैं, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए बेटा। पहले पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, समझ रहे हो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, द टर्म यूज टू डिटरमाइन या द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए वुमेन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके बाद सही जवाब दीजिए। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक वुमेन्स है, एक समय में उसने एक शादी से दूसरी शादी कर ली है, समझ रहे हो। दूसरी, उसके पास 2 हस्बैंड है, एक हस्बैंड से 2 हस्बैंड है। ऐसी महिलाओं को क्या बोला जाता है, या ऐसी वुमेन्स को क्या बोला जाता है, इनको किस वर्ड से आप इनको डिनोट करोगे। तो पहला है ऑप्शन मोनोगैमी, बी ऑप्शन है पॉलीगैमी, सी ऑप्शन है पॉलीएंड्री, और डी ऑप्शन है ग्रुप मैरिज। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर बताइए। पूछा गया कि एक वुमेन्स है जिसके पास प्रेजेंट टाइम में एक हस्बैंड से ज़्यादा हस्बैंड है, दो शादी कर रखी है, समझ रहे हो, उसको क्या बोलेंगे। देखिए बेटा मोनोगैमी का मतलब होता है सिंगल शादी करना, एक ही हस्बैंड से विवाह करना क्या कहलाता है, मोनोगैमी कहलाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। पॉलीगैमी का मतलब होता है बेटा कि जो मेल होता है वो 2 शादी कर ले। कौन, एक मेल है वो 2 फीमेल से शादी कर ले, इसको बोलेंगे पॉलीगैमी। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और सी ऑप्शन है पॉलीएंड्री, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। पॉलीएंड्री में क्या होता है कि एक जो फीमेल्स होती है वो एक टाइम पे 2 मेल से शादी करती है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्री। ग्रुप मैरिज का मतलब होता है आप 2 या अधिक शादी करो, मतलब हर साल शादी कर रहे हो आप, 6 महीने में शादी चेंज कर दे रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप मैरिज। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा पॉलीएंड्री। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको सारे रेशनल भी साथ साथ इसलिए बताता चल रहा हूँ, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी। मतलब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक फीमेल्स है ना, उसने बेटा क्या किया, प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद हम उसको आयरन की टेबलेट देते हैं। पूछा है कि एक एवरेज प्रेगनेंसी में टोटल कितना आयरन प्रोवाइड किया जाता है, कितनी रिक्वायरमेंट आयरन की होती है, समझ रहे हो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है 300 मिलीग्राम, क्या 300 मिलीग्राम देना है, बी ऑप्शन है 800 मिलीग्राम, और सी ऑप्शन है 1000 मिलीग्राम, और डी ऑप्शन है 12,000 मिलीग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा पूरे प्रेगनेंसी में बेटा 1000 मिलीग्राम, समझ रहे हो, 1000 मिलीग्राम
आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आयोग में तो आया ही आया था, एम्स के अंदर भी ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। पूरे होल प्रेगनेंसी में जो टोटल आयरन की रिक्वायरमेंट या एवरेज प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम। समझ रहे हो? चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। आप लोग सही से जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए बेटा। नॉर्मली विच ड्रग यूज टू डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो आपके आई के प्यूपिल को क्या करती है? डायलेट करती है। समझ रहे हो? प्यूपिल के आई को क्या करती है? डायलेट करती है। उसके बारे में आपको बताना है कौन सी ड्रग्स है जो प्यूपिल के आई को डायलेट करती है। तो देखिए, अगर आपको कमेंट में आपको आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए, क्योंकि आपका आंसर बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में, सुनने में। तो प्लीज़ आप अपना आंसर करिए। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन है जेंटामाइसिन। देखिए बेटा, जेंटामाइसिन क्या है? एक प्रकार का जो जेंटामाइसिन है ये एंटीबायोटिक है। समझ रहे हो? ट्रोपिकामाइड दूसरा ऑप्शन है, ट्रोपिकामाइड। सी ऑप्शन है लीवोफ्लॉक्सिन। तो बेटा लीवोफ्लॉक्सिन ये भी एंटीबायोटिक है। बीटा मेथासोन एक प्रकार का एस्टेरॉइड है। जेंटामाइसिन, समझ रहे हो? जेंटामाइसिन। तो बताइए कौन सी ड्रग्स है बेटा, कौन सी ड्रग्स है जो प्यूपिल को डायलेट कर देती है? याद रखिएगा, ये जो ट्रोपिकामाइड है बेटा, ये क्या करती है? प्यूपिल को डायलेट करती है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। जेंटामाइसिन देखिए एंटीबायोटिक है, जब परपेरियम होता है बेटा तब इसको लोडिंग डोज में देते हैं। लीवोफ्लॉक्सिन अगर बेटा स्टमक में इन्फेक्शन हो जाए या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो लीवोफ्लॉक्सिन दिया जाता है। समझ रहे हो? बीटा मीथासोन क्या होता है? जब किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा प्री मेच्योरिटी बर्थ होने वाला है तो बच्चे को दिया जाता है लंग्स मेच्योर करने के लिए। किसको? लंग्स को मेच्योर करने के लिए दिया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? वी ऑप्शन जाएगा। समझ रहे हो? वी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है? ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड 9 इज टर्म एज। देखिए क्या पूछा है कि कोई पेशेंट है, समझ रहे हो, उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और उसके अंदर जो 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है और 9 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी डिफिशियंसी है। इस टर्म को क्या बोलेंगे? हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें 13 टोटल क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। उन 13 क्लॉटिंग फैक्टर के अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें से 2 नाम यहाँ पे बताए गए हैं। एक बताया गया 8, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और जो 9 है इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। समझ रहे हो? अगर इनकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है? जल्दी से आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। बेटा देखिए, ऑप्शन ए है परप्यूरा। क्या इसको परप्यूरा बोलेंगे? बी ऑप्शन है हीमोफीलिया, सी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और डी ऑप्शन है ल्यूकोपिनिया। मैं आपको यहाँ पे 4 आंसर बताता हूँ, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाता हूँ। परप्यूरा का मतलब होता है जब भी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स के काउंट कम होंगे तो क्या होगा? बॉडी में छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परप्यूरा। ए नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाना। ल्यूकोपिनिया का मतलब होता है बेटा ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर होता है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। समझ रहे हो? और ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर हीमोफीलिया। याद रखिएगा, जो 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और अगर इसकी डिफिशियंसी प्लाज्मा में हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाता है। समझ रहे हो? और इसको बेटा बोलते हैं हीमोफीलिया ए। इसको क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया ए। क्योंकि जो हीमोफीलिया है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ए हीमोफीलिया, दूसरी होती है बी हीमोफीलिया और तीसरा होता है बेटा सी हीमोफीलिया। समझ रहे हो? तो ये दोनों की कमी है तो उसको हीमोफीलिया ए भी है और हीमोफीलिया बी भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? हीमोफीलिया। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है? विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफ्लैक्टिक शॉक? इसमें से कौन सी ड्रग्स है और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो मैनेजमेंट करती है किसका? एनाफ्लैक्टिक शॉक का। और मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीजीआई हो, बीएचई हो, नॉर्सेट हो, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। ये क्वेश्चन दिया ही जाता है एग्जाम में।
कितने भी एग्जाम हुए, ये हर एग्जाम में आपको एक बार क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। तो बेटा जो एनाफ्लेक्टिक शॉक है, मुझे पता आप सभी को कि आपको इसका आंसर आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको इसको आंसर बता रहा हूँ कि जब भी एनाफ्लेक्टिक शॉक होता है तो उसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है बेटा, उसका नाम होता है एड्रीनलिन। क्या होगा? एड्रीनलिन। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस इंजेक्शन को आप IM भी दे सकते हो, IV भी दे सकते हो। वहाँ पे आप सिचुएशन देखोगे, कौन सी सिचुएशन है उसके आधार पे आप इसको क्या करते हो, इस इंजेक्शन को देते हो। तो ड्रग्स ऑफ चॉइस जो एनाफ्लेक्टिक शॉक है उसका नाम है बेटा एड्रीनलिन। क्या नाम है उसका? एड्रीनलिन। समझ रहे हो? चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर? देखिए, भोपाल में एक गैस डिजास्टर हुआ था, समझ रहे हो? उसके अंदर 1983 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1983 के अंदर हुआ था, और बहुत सारे लोगों की उसके अंदर जान गई थी। तो उसके अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी, उसके अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए नंबर है एथिलीन। क्या एथिलीन गैस थी, या मास्टर्ड गैस थी? बी ऑप्शन दिया हुआ है। सी ऑप्शन दिया है मेथाइल आइसोसाइनाइड, और डी ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस जो भोपाल ट्रेजेडी के अंदर बेटा लीक हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। तो ये देखिए, आपको मैंने बता दिया, घटना हुई थी 1983 में, और इसके अंदर जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसके अंदर सी ऑप्शन जाएगा बेटा। क्या जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। RT-PCR टर्म स्टैंड या टर्म डिनोट, इसका मतलब RT-PCR का फुल फॉर्म पूछा है। आप सभी मुझे बताइए कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, अभी कोरोना वायरस आया था और इसमें बहुत लोगों ने RT-PCR अपना करवाया है, तो आप सभी को RT-PCR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पे RT-PCR का फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है बेटा RT-PCR का फुल फॉर्म। सभी लोग कमेंट में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ RT-PCR का आप मुझे फुल फॉर्म लिख के बताओ, क्या होता है RT-PCR का फुल फॉर्म। ए ऑप्शन दिया रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बी ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सी ऑप्शन है राइज टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और डी ऑप्शन बेटा नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा इसके अंदर? करेक्ट आंसर बताइए। तो चलिए देखिए, आपको बताता हूँ बेटा RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है बी ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो समझ रहे हो कि जो RT-PCR होता है ना, ये क्यों कराया जाता है? क्योंकि जिस वायरस में बेटा उसका जो जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, तो RNA से DNA बनाना, हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसीलिए इसका फुल फॉर्म पड़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका अंदर बी नंबर। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और सही जवाब दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइस वाटर स्टूल इज फाइंडिंग ऑफ विच डिसीज? राइस वाटर स्टूल किस डिसीज में देखने को मिलता है? राइस वाटर स्टूल किस डिसीज में देखने को मिलता है? जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। राइस वाटर स्टूल कहाँ देखने को मिलता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइस वाटर कहाँ देखने को मिलता है? क्या बेटा अमीबियासिस के अंदर देखने को मिलता है, या कोलेरा के अंदर देखने को मिलता है, टाइफाइड के अंदर देखने को मिलता है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देखने को मिलता है? राइस वाटर बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसमें। चलिए, क्या आंसर होगा? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कोलेरा। कोलेरा में जो स्टूल देखने को मिलता है, कैसा मिलता है बेटा? राइस वाटर। याद रखिएगा, टाइफाइड में भी एक स्टूल देखने को मिलता है, पी सूप। कैसा देखने को मिलेगा? पी सूप स्टूल देखने को मिलेगा, पी सूप स्टूल। याद रखिए बेटा, पी सूप स्टूल देखने को मिलता है किसके अंदर? टाइफाइड के अंदर। लेकिन यहाँ पे राइस वाटर पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा कोलेरा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। नेक्स्ट MCQ की ओर पढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन। देखिए क्या है ये बेटा, ग्रीफ से क्वेश्चन लिया गया है। ग्रीफ से एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, समझ रहे हो? साइकेट्रिक में ग्रीफ आता है, ग्रीफ टॉपिक होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। बताया गया है कि गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन। मतलब एक पर्सन, समझ रहे हो, एक पर्सन की डेथ हो जाए, किसी पर्सन की डेथ हो जाए, तो उसके लिए इसमें करेक्ट डिसऑर्डर, मतलब
मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसा कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, समझ रहे हो, सडनली उनकी डेथ हो जाए और आपके पास कोई दूसरे लोग आए, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे, तो आपको बिलीव नहीं होगा, वो आपके सामने ग्रीफ हो जाएगा कि सडनली ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय जो रिएक्शंस होती है ना, उस रिएक्शन के बारे में पूछा है कि कौन सी रिएक्शन आपको पहले करोगे, समझ रहे हो। तो देखिए ए ऑप्शन है, क्या पहले आप एंगर करोगे, फिर डिप्रेशन में जाओगे, फिर आप बार्गेनिंग करोगे, फिर डिनाइल, फिर आप बाद में एक्सेप्ट करोगे। बी ऑप्शन है, डिनाइल करोगे, फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर आप बार्गेनिंग करोगे, फिर आप एंगर होगे, फिर आप एक्सेप्ट करोगे। सी ऑप्शन है, पहले आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर डिनाइल करोगे, फिर एंगर होगे, फिर बार्गेनिंग करोगे, फिर आप एक्सेप्ट करोगे। और बेटा डी ऑप्शन है कि पहले डिनाइल करोगे, एंगर होगे, बार्गेनिंग करोगे, डिप्रेशन करोगे और एक्सेप्ट करोगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रीप का क्वेश्चन है। क्या होता है, जब भी हम किसी के बारे में ऐसा न्यूज़ सुनते हैं जो हमारा बहुत करीबी होता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, या वो हमारा बहुत चाहने वाला होता है, तो सडनली जब भी आप उसके बारे में ऐसा इन्फॉर्मेशन करते हो तो पहले आप डिनाइल करते हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे बिल्कुल अभी तो मेरे साथ था, कैसे हो जाएगा ऐसे, पहले आप डिनाइल करते हो। फिर उसके बाद आप बहुत गुस्सा होगे कि ये नहीं हो सकता है, और फिर आप क्या करोगे, बार्गेनिंग, फिर आप भगवान से बार्गेनिंग करते हो, हे गॉड ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, हे गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और बेटा बाद में आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और फिर फाइनली क्या करते हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, समझ रहे हो, क्या करते हो, उस चीज़ को फाइनली आप एक्सेप्ट करते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा डियर, क्या होगा, डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। Which statement is not true in measure to overcome बैड बॉडी ऑर्डर, समझ रहे हो, क्या पूछा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है जो आप बैड बॉडी ऑर्डर को आप मेजर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टू कीप आवर बॉडी क्लीन, आवर बॉडी क्लीन, टू कीप आवर बॉडी क्लीन, क्या तुम अपने बॉडी को क्लीन रखते हो। बी, टू टेक डेली बाथ, डेली बात करने से तो बॉडी क्लीन रहती है, समझ रहे हो। सी ऑप्शन है, टू यूज डिडोरेंट्स, जो डिटॉर्जेंट्स आता है आप उसको यूज कर सकते हो। तीसरा है, टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, याद रखिए बेटा, क्या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप बाथ को अवॉइड करोगे, ठीक है। तो देखिए अगर बेटा आप बॉडी को, अगर आप डेली बॉडी को क्लीन करते हो तो आपके अंदर बॉडी से कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा, इसलिए एक करेक्ट आंसर है, इसलिए क्या है, एक करेक्ट आंसर है। बी, टू टेक डेली बाथ, बिल्कुल बेटा हमें डेली बाथ लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्लीन रहे, समझ रहे हो, क्लीन रहे, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। सी ऑप्शन है, टी यूज डिओड्रेंट्स, डिओड्रेंट्स एक प्रकार का डिटर्जेंट है, एक प्रकार का लिक्विड, आप इसको भी यूज कर सकते हो। और डी ऑप्शन है, टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कभी भी ऐसा नहीं करना बेटा कि मेंस्ट्रुएशन के समय आपको बात नहीं करना, अगर आप इस समय बात नहीं करोगे तो आपको बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, बैड ऑर्डर बॉडी में देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या पूछा है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन, क्या है बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि नॉट पूछा था, ये तीनों आपके बॉडी को क्लीन रखते हैं, जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं आपके बॉडी को क्लीन रखते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को डेली क्लीन रखते हो तो क्लीन होगा, डेली बाथ लेते हो तो क्लीन होगा, अगर आप डिओड्रेंट्स डिटर्जेंट यूज करोगे तब भी आपकी बॉडी क्या होगी, क्लीन होगी। लेकिन अगर आप बाथिंग को अवॉइड करोगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तब बेटा आपकी बॉडी क्लीन नहीं रहेगी, समझ रहे हो। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा बेटा डी नंबर, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। इन विच स्टेज ओडिपस कन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रेन। अब देखिए बेटा जो ओडिपस कन्फ्लिक्ट है, समझ रहे हो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एक थ्योरी दिया था, और उन्होंने बताया था कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में बच्चे की उन्होंने ओरल स्टेट से लेकर के एनल स्टेट से लेकर के जेनाइटल स्टेट तक उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, समझ रहे हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें ओडिपस कन्फ्लिक्ट के बारे में पूछ रहा है। जो ओडिपस कन्फ्लिक्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो एक मेल चाइल्ड होता है उसका जो लगाव होता है वो फीमेल से होता है, मतलब अपने माँ से होगा, और अगर कोई फीमेल बेबी है तो उसका जो लगाव होगा वो उसके पेरेंट्स मतलब उसके फादर से होगा, मेल से होता है। तो ये बोल रहा है कि किस स्टेज में ओडिपस कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए बेटा ओरल स्टेज, पहला ऑप्शन दिया ओरल स्टेज। जो ओरल स्टेज होता है A0 से लेके, याद रखिएगा, A0 से लेके 18 मंथ तक देखने को मिलता है बेटा, 0 से लेके 18 मंथ तक देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बेटा दिया एनल स्टेज। एनल स्टेज जो होता है 18 मंथ से लेकर के ये देखने को मिलता आपको 3 साल तक, कितना,
3 साल तक, और जो फाइलिक स्टेज होता है ये देखने को मिलता है 3 साल से 6 साल तक, और यही को बोलते हैं बेटा ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, फाइलिक स्टेज। देखिए जो सिगमंड फ्रूड थे उन्होंने बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका ओरल स्टेज कहलाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड करता है, समझ रहे हो, वो ब्रेस्ट फीड करता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट फीड से, मतलब उसका माउथ काम करता है। और जब वो 3 साल से वो जब 18 मंथ से 3 साल का बच्चा हो जाता है तो एनल स्टेज, समझ रहे हो, वो स्टूल पास करने में उसको मजा आता है। स्टूल पास करने के बाद उसको फीलिंग अच्छी आती है, वेल भी अपने आप को फील करता है। और जब बच्चा 3 से 6 साल का हो जाता है तो उसके पास ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसमें अगर कोई मेल बेबी है तो क्या करेगा, अपने फीमेल मतलब मदर से उसका लगा होगा, और कोई अगर फीमेल बेबी तो अपने पेरेंट्स मतलब पिताजी से उसका लगा होगा, तो इसको बोलते हैं फैलिक स्टेज। और जो लास्ट ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं बेटा जेनाइटल स्टेज, और जेनाइटल स्टेज है ये 13 साल से 19 साल के बाद देखने को मिलता है, ये फाइनल स्टेज होता है, इसमें फिर किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं होता है, समझ रहे हो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो चला जाएगा बेटा बी ऑप्शन, कि जो ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट है कब देखने को मिलता है, ये फैलिक स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इन इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मनी डे आफ्टर डेथ। देखिए अब मैं बात करूं इंडिया के अंदर, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, दोनों ही कितने दिन में आपको मिलते हैं, कब आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा इंडिया के अंदर चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे इसको आंसर करिए कि डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट कितने दिन में इंडिया के अंदर बनता है, कितने दिन में इंडिया के अंदर बनता है, क्या 7 डेज में, 14 डेज में, 21 डेज में, 28 डेज में। जल्दी से बेटा आंसर करिए। चलिए आपको इसका आंसर बताता हूँ, 21 डेज में, 21 डेज में डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट बोथ दोनों ही इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड किए जाते हैं। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए सही जवाब दीजिए बेटा इसका। ऑल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सोसाइटी एक्सेप्ट, इसमें पूछा है कि सारे जो करेक्टरिस्टिक हैं वो करेक्टर जो है किसके हैं, अर्बन सिटी के, समझ रहे हो, एक को छोड़ करके। अब देखिए अर्बन मतलब होता है शहर, अर्बन मतलब होता है शहर, तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल बेटा जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, शहर के अंदर देखने को मिलता है। बी हेट्रोजेनेसिटी, बिल्कुल यहाँ बेटा हेट्रोजेनेसिटी देखने को मिलता है। एनुमिटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, पर यहाँ पे बेटा एग्रीकल्चर, इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर की खेती नहीं हो सकती, समझ रहे हो। अर्बन जो होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे खेती नहीं होती, समझ रहे हो, वहाँ खेती सिर्फ कहाँ होती है बेटा, रूरल क्षेत्र में होती है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन आपके सामने आया है, मैक्सिमम सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इन इंडिया, समझ रहे हो, इंडिया के अंदर कितना मैक्सिमम लेवल को नॉइज को रिकमेंड किया गया है। अगर उस लेवल को आप क्रॉस करोगे तो फिर आपके अंदर डिफनेस हो जाएगा, मतलब बहरापन आ जाएगा, फिर सुनाई नहीं देगा। तो इंडिया के अंदर कितना नॉइज लेवल को मैक्सिमम पूछा गया कि मैक्सिमम कितने लेवल को रिकमेंड किया गया है। तो ये ऑप्शन है 95 डेसिबल, बी ऑप्शन है 85 डेसिबल, सी ऑप्शन है 90 डेसिबल और डी ऑप्शन है 100 डेसिबल। तो देखिएगा इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम नॉइज है, याद रखिएगा बेटा जो मैक्सिमम नॉइज है रिकमेंड किया गया 85 डेसिबल। आप 85 डेसिबल तक सुन सकते हो। अगर इसके ऊपर आप डेसिबल बढ़ाओगे, नॉइज बढ़ाओगे तो आपको डीफनेस हो जाएगा। डीफनेस मतलब बहरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर कभी भी आपको नॉइज लेवल को नहीं बढ़ाना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लिनिकल क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन। समझ रहे हो, एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो नॉर्मल WBC काउंट होता है कितना देखने को मिलता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए, ए ऑप्शन है 4.5 से लेके 6.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, क्या इतना देखने को मिलता है। बी ऑप्शन है 2.4 मिलियन, सी ऑप्शन है 4,000 to 6,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड,
और डी ऑप्शन है 4000 टू 11 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो आपको करेक्ट आंसर देना है। याद रखिए बेटा, जो नॉर्मल WBC होता है ना, एक एडल्ट के अंदर वो कितना होता है 4000 से 11000। मुझे पता है आप सभी को आता है, नहीं आता तो आप इस आंसर को सुनिए कि जो नॉर्मल एक एडल्ट पर्सन होते हैं उसके अंदर जो WBC के काउंट होते हैं वो 4000 से लेके 11000 तक होते हैं। और बेटा ये जो ऊपर ए नंबर में दिया गया ना, ये RBC के बारे में, इतना RBC पाई जाती है। 4.5 मिलियन से लेके 6.5 मिलियन तक RBC प्रेजेंट होती है। पर यहाँ पे तो WBC के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डेज इन द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो RBC होता है, समझ रहे हो, RBC उसका एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, ना तो एडल्ट के बारे में ना तो चिल्ड्रेन के बारे में। तो जब भी चिल्ड्रेन और एडल्ट के बारे में मेंशन नहीं रहता तो हम उसको एडल्ट मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, एडल्ट मान के उसका आंसर करते हैं। तो इसमें देखिए एडल्ट की लाइफ स्पान के बारे में पूछा हुआ है, तो आपका बेटा जो करेक्ट आंसर होगा 120 दिन होगा। समझ रहे हो, नॉर्मल जो एक एडल्ट की RBC का लाइफ स्पान होता है वो कितने दिन तक होता है, 120 दिन तक। और अगर यहीं पे अगर वो बेटा नियोनेट के बारे में पूछते, किसके बारे में, याद रखिएगा नियोनेट के बारे में, नियोनेट के बारे में, तो हमारा आंसर जाता 80, हमारा आंसर जाता 80। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो एडल्ट के बारे में पूछ रहे हैं और एडल्ट का जो RBC लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन देखने को मिलता है। चलिए डियर, नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एवरी ईयर जो वर्ल्ड हेल्थ डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं, 7 अप्रैल को करते हैं, 11 जून को करते हैं, या 1 दिसंबर को करते हैं, या 1 दिसंबर को करते हैं। जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, कब करते हैं, कब करते हैं। देखिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं बेटा। चलिए आपको बताता हूं कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। कब किया जाता है, 7 अप्रैल को। इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी दिन बेटा WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अरे कब हुई थी बताओ, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को याद है कि बेटा एड्स दिवस मनाते हैं। अरे बताओ क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाते हैं। समझ रहे हो। चलिए बढ़िए डियर, नेक्स्ट MCQ की ओर, नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़िए। व्हाट इज़ द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट। ये भी आपका फर्स्ट एड से क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट एड से क्वेश्चन आया हुआ है। समझ रहे हो, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपके फर्स्ट एड से क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट। अगर किसी को डॉग बाइट कर लिया है तो आप तुरंत में क्या मैनेजमेंट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पेपर में रिपीट होता है और मैं तो आपको आयोग का पेपर ही करवा रहा हूँ। समझ रहे हो, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ए ऑप्शन है सूचरिंग ऑफ वुंड, क्या जहाँ पे डॉग बाइट किया है आप वहाँ पे सूचर लगा दोगे। बी ऑप्शन है एंटीसेप्टिक ऑन वुंड, क्या आप वहाँ पे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाओगे। सी ऑप्शन है हॉस्पिटलाइजेशन, क्या आप हॉस्पिटलाइजेशन ला जाओगे। और डी ऑप्शन है वॉशिंग द वुंड विथ सोप एंड वाटर। नर्सिंग प्रायोरिटी का क्वेश्चन बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे सारे बच्चे आंसर करिए। कमेंट बॉक्स पे जल्दी से इसका आंसर करिए कि अगर किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को अगर डॉग ने बाइट कर लिया है तो आप पहला मैनेजमेंट क्या करोगे, क्या करोगे। तो बहुत सारे बच्चे सही से जवाब दीजिए बेटा, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए अगर जब भी डॉग बाइट करे तो आपका जो फर्स्ट मैनेजमेंट होगा कि जहाँ पे डॉग बाइट किया है वहाँ उसको क्या करना है, आपको सॉप और वाटर से क्या करना बेटा, 10 मिनट तक कम से कम धुलना है। अरे बताओ कितने मिनट तक, 10 मिनट तक आपको वाटर से और सॉप से क्या करना है, उसको बेटा वॉश कर देना है। इससे क्या होगा कि जो वहाँ पे जो सलाइबा है वो सलाइबा बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए, फिर
आगे का प्रोसेस बाद में होगा, इंजेक्शन लगेगा, सूचरिंग होगा, वो सब बात का प्रोसेस है। लेकिन आपको पहले क्या काम करना है कि जहां पे डॉग ने बाइट किया है उस एरिया को आपको वॉश करना है। किससे वॉश करोगे? सॉप और प्लेन वाटर से क्या करोगे बेटा? उसको आप वॉश करोगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझ रहे हो? चलिए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल पोल्यूशन ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपके वाटर के अंदर फीकल पोल्यूशन है, समझ रहे हो? फीकल का मतलब होता है बेटा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो लैट्रिन होती है, वो अगर पानी के अंदर आ गया है तो आप किससे पता लगाओगे? कौन सा ऐसा इंडिकेटर है कि आपको बताएगा कि जो आपका वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया है, समझ रहे हो, उसके अंदर फीकल आ चुका है? कौन सा इंडिकेटर बताएगा? क्या साल्मोनिया टाइफी बताएगा, ई कोलाई बताएगा, या इंटोमीगा हिस्टोलिक्टा बताएगा, या बेटा विब्रियो कोलेरा बताएगा? क्या बताएगा? विब्रियो कोलेरा बताएगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिएगा, जब भी आपके वाटर में फीकल पोल्यूशन आ जाएगा तो उसको पता लगाने के लिए हम बैक्टीरिया चेक करते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बेटा? ई कोलाई। क्या होता है? ई कोलाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगर आपके वाटर में ई कोलाई प्रेजेंट है, जो आप पानी पी रहे हो आसपास ई कोलाई प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उस वाटर में फीकल मटेरियल आ गया है, फीकर से पोल्यूटेड हो गया है, और ये इंडिकेट करता है कि वाटर अच्छा नहीं है। ये बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी डिसीज कंडीशन को ला सकता है, इसलिए आप वैसे वाटर को अवॉइड करोगे। तो अगर आपको वाटर पता करना है कि आपका वाटर फीकल पोल्यूटेड है या नहीं है, तो आप जो डायग्नोसिस करते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं उसको? बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ वाटर। समझ रहे हो? तो ई कोलाई चेक करने के लिए आप बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ वाटर का टेस्ट करोगे। अगर वो निगेटिव आया तो पानी अच्छा, पॉजिटिव है तो ई कोलाई प्रेजेंट है, वो पानी पीने लायक नहीं है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और सही जवाब दीजिए। हेपेटाइटिस वी वैक्सीनेशन शेड्यूल इन एडल्ट। ओहो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडल्ट के बारे में पूछ लिया कि जो हेपेटाइटिस वी वैक्सीनेशन है आप एडल्ट को कैसे दोगे, एडल्ट का क्या शेड्यूल रहेगा। देखिए, आपको चिल्ड्रेन के बारे में पता है कि जो हेपेटाइटिस वी का वैक्सीन होता है 0 डोज दिया जाता है, फिर उसके बाद आप उसको 6 वीक में देते हैं, 10 वीक में देते हैं और 14 वीक में देते हैं। ये तो किसके लिए होगा बेटा? चिल्ड्रेन के लिए। किसके लिए? चिल्ड्रेन। देखिए, मैं आपको चिल्ड्रेन के लिए लिख रहा हूँ। आप अगर चिल्ड्रेन को वैक्सीन देते हो तो आप पहले देते हो 0 डोज, फिर आप देते हो 6 वीक में, फिर आप देते हो 10 वीक में, फिर आप देते हो 14 वीक में। समझ रहे हो? ये तो आपका हो गया किसके लिए? चिल्ड्रेन के लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर एडल्ट के अंदर क्या शेड्यूल रहता है, एडल्ट के अंदर क्या शेड्यूल रहता है वैक्सीनेशन देने का हेपेटाइटिस बी का। चलिए जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए। चलिए आपको बताता हूँ बेटा, जो हेपेटाइटिस बी है, समझ रहे हो, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अगर हम एडल्ट के अंदर देते हैं तो 0 डोज देते हैं, फिर उसको 1 मंथ में बुलाते हैं, फिर उसको 6 मंथ में बुलाते हैं। तो बेटा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हो? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो मैंने नीचे लिखा है 0, 6, 10, 14, ये बेटा चिल्ड्रेन के अंदर होता है। समझ रहे हो? ये जो बच्चा इन्फेंट होता है उसके अंदर शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का हेपेटाइटिस बी का। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और सही जवाब दीजिए बेटा, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। समझ रहे हो? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाई माइक्रोब्स इज नोन एज। समझ रहे हो? अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में आप ऑक्सीजन के डिमांड को चेक करना चाहते हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं इसके बारे में पूछा था। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कितने ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, ये हमको कौन बताएगा? कौन टेस्ट हमको बताएगा? क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बताएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर बताएगा, या बेटा यूट्रोफिटिशियन बताएगा, या आपका सरफेस फ्लो बताएगा? कौन बताएगा? सरफेस फ्लो बताएगा। तो आपका इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पे मुझे आंसर बता दीजिए। तो देखिए डियर, याद रखिएगा, जब भी आप ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चेक करोगे डिकम्पोज आप ऑर्गेनिक मैटर में, तो उसके लिए आप जो टेस्ट करते हो उसका नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। टेस्ट का नाम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। आप इसको चेक करते हो। समझ रहे हो? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा वी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते डियर नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। चलिए बेटा, रिपीटेड हो गया है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और सही जवाब दीजिए। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन
इज टर्म एड, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप, समझ रहे हो। देखिए जो हार्ट होता है बेटा इसके 4 चैम्बर होते हैं। अरे बताओ कितने चैम्बर होंगे, तो हार्ट के 4 चैम्बर होंगे, समझ रहे हो। हार्ट के कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, जब वेंट्रिकल क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो याद रखिएगा 70 ml ब्लड निकलता है। कितने ml, 70 ब्लड ml। मतलब जब आपका एक बार आपका हार्ट क्या होता है, पंप करता है या हार्ट बीट होता है, तो 70 ml ब्लड निकलता है। कितने ml, 70 ml। और इस ब्लड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं या हार्ट रेट बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। जब आपका वेंट्रिकल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, 70 ml ब्लड निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करें, सभी लोग कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करें। तो समझ रहे हो बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ रहे हो, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, एक बार जो हार्ट पंप करता है उतना जो ब्लड निकलता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। कार्डियक आउटपुट उसको बोलते हैं पूरे 1 मिनट में जो ब्लड हार्ट आपको पंप करता है पूरे 1 मिनट के अंदर। याद रखिएगा ये जो कार्डियक आउटपुट है पूरे 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है इसको कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। एक बार में कितना ब्लड आपका हार्ट पंप कर रहा है इसको बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। उसकी जो वॉल्यूम होती है कितनी होती है, 70 ml देखने को मिलती है। टाइडल वॉल्यूम लंग्स में देखा जाता है, याद रखिएगा टाइडल वॉल्यूम लंग्स में देखा जाता है। और जो टाइडल वॉल्यूम होता है बेटा 500 होता है। कितना होता है, 500 देखने को मिलता है। तो चलिए डियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, समझ रहे हो, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। किसी पेशेंट को मेनिया हो गया है तो उसमें आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा प्रोवाइड करोगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा प्रोवाइड करोगे? क्या आप उसको बेंजोडाइजिपिन दोगे, हाइलोपेरिडॉल दोगे, लिथियम दोगे या नॉन ऑफ द अबव? क्या दोगे इसमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। अगर किसी पेशेंट को मेनिया हो गया है, मेनिया का मतलब होता है पागल हो जाना, और इस प्रकार से पेशेंट पागल होता है कि बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। समझ रहे हो, पेशेंट बोलता है मेरा प्रधानमंत्री से संपर्क है, हाँ भारत मेरा है, राष्ट्रपति से मेरी अभी बात हुई है, ये सब बड़ी बड़ी पेशेंट बातें करने लगता है, इसको मेनिया बोलते हैं। उसके लिए आप कौन सी ड्रग्स फर्स्ट लाइन में यूज करते हो? तो याद रखिएगा अगर किसी पेशेंट को मेनिया हो जाए तो उसमें जो ड्रग्स देते हैं बेटा उसका नाम है लिथियम। फर्स्ट लाइन क्या यूज करोगे आप, लिथियम यूज करोगे। कौन से ड्रग्स यूज करोगे, लिथियम यूज करोगे। जो बेंजोडाइजिपिन है याद देखिए बेटा इसको एंजाइटी में यूज किया जाता है। और हाइलोपेरिडॉल ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। और सीजोफेनिया वाले पेशेंट में हाइलोपेरिडॉल यूज किया जाता है। बेंजोडाइजिपिन जो है एंजाइटी में यूज किया जाता है, समझ रहे हो, एंजाइटी हो गया उसमें यूज किया जाता है बेंजोडाइजिपिन्स को। और जो लिथियम है इसको मेनिया के लिए यूज किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेटा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बीरिंग? इसमें से 4 पेल्विस के नाम दिए हुए हैं, क्योंकि जो पेल्विस होती है 4 प्रकार की होती है, समझ रहे हो। एक होती है एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, पेटिपेलॉइड पेल्विस, और जो डी ऑप्शन होता है उसका नाम है गैनकॉइड पेल्विस। समझ रहे हो। तो कौन सी पेल्विस है जो फीमेल मतलब जो चाइल्ड बीरिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है या आइडियल होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि विच पेल्विस, या पूछा गया विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बीरिंग। समझ रहे हो। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स पे मुझे आप आंसर करके बताइए कि कौन सी जो पेल्विस है सबसे बेस्ट होगी चाइल्ड बीरिंग के लिए, चाइल्ड बीरिंग के लिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिए। चलिए इसके लिए बताता हूँ आपको बेटा, जो गायनकॉइड पेल्विस है, गायनकॉइड पेल्विस है, समझ रहे हो, ये सबसे बेस्ट पेल्विस है चाइल्ड बीरिंग के लिए। सबसे बेस्ट पेल्विस है जिसका नाम है गायनकॉइड पेल्विस। क्या नाम है, गायनकॉइड पेल्विस। समझ रहे हो। जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है ये चाइल्ड बीरिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड्रॉयड पेल्विस है, समझ रहे हो, जो एंड्रॉयड होता है ये एप्पल शेप का होता है। जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है ये बेटा वो क्या बोलते हैं आपका राउंड शेप का होता है, समझ रहे हो। तो ये सारे पेल्विस जो है कॉमनेस्ट नहीं होते, जो कॉमनेस्ट होता क्या होता है आपका गायनकॉइड पेल्विस देखने को मिलता है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। सारे एमसीक्यू हमारे ख़त्म हो गए।
आपने वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।